हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दीपा एजुकेशन जे। आज की इस वीडियो में मैं आपको जनरल अवेयर पेट अभ्यर्थियों के सिलेबस में आए हुए सामान्य जागरूकता के बारे में बताऊंगी। यद्यपि ये 10 नंबर का एक क्वेश्चन होगा जो सामान्य जागरूकता से संबंधित है। सामान्य जागरूकता का मतलब होता है स्टैटिक जीके के कुछ क्वेश्चन, वही क्वेश्चन जो कुछ करंट अफेयर्स से संबंधित भी हैं और कुछ ऐसे क्वेश्चन जो सामान्य ज्ञान यानी हमारे जीएस से संबंधित होते हैं। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? ध्यान रखिएगा, आंदोलन का नेतृत्व पूछा है। आंसर हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट हम जान जाते हैं। ब्रिटिश सरकार ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की। कर्जन ने की थी, लॉर्ड कर्जन की बात करते हैं तो उन्होंने इस पर की थी। ध्यान रखिएगा, इसी आंदोलन के निर्णय के पश्चात 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के स्वदेशी टाउन हॉल में एक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई और बहिष्कार प्रस्ताव 16 अक्टूबर 1905 को पूरे बंगाल में ये दिन इस आंदोलन को लेकर बहुत ही अधिक प्रभावी हुआ और इसी दिन शोक दिवस के रूप में मनाया गया। और स्वदेशी आंदोलन के ही चलते इस समय वंदे मातरम के नारे दिए गए। ध्यान रखिएगा, वंदे मातरम, विभाजन नहीं चाहिए, बंगाल एक है जैसे नारे दिए गए। इसके अलावा रविन्द्रनाथ टैगोर ने सुझाव पर इसी दिन शोक दिवस के रूप में मनाया गया तथा संपूर्ण बंगाल में इस दिन राखी दिवस भी मनाया गया। इस आंदोलन का नेतृत्व सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा किया गया था। तो आई होप आपको ये चीज़ें इस फैक्ट के माध्यम से आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक, आगे हम जीएस का एक और जनरल अवेयरनेस का दूसरा क्वेश्चन है, कनाडियन पैसिफिक रेलवे चलती है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका आंसर हो जाएगा वैंकूवर और हैलिफैक्स के मध्य। देखिए कनाडियन पैसिफिक रेलवे वैंकूवर और हैलिफैक्स के मध्य कनाडियन पैसिफिक रेल मार्ग पर चलती है। यह मार्ग कनाडा के पूर्वी सिरे पर स्थित सेंट जॉन नगर को पश्चिम में वैंकूवर से जोड़ता है। यह मॉन्ट्रियल, ओटावा, विनिपेग यानी विश्व की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी है विनिपेग, वहां आदि प्रमुख नगरों को जोड़ती है। इसी के लगभग समानांतर स्थित कनाडियन नेशनल मार्ग पूर्व में हैलिफैक्स नगर को, पश्चिम में प्रिंस रूपर्ट नगर को जोड़ता है। ये भी इम्पॉर्टेंट है, आपके जनरल अवेयरनेस का प्रश्न है। देखिए रेलवे किस दिशा में चलती है, कौन सी रेल मार्ग किस नगर को जोड़ती है, किस शहर के किस नगर को जोड़ती है, ये इस तरीके के क्वेश्चन भी आपकी परीक्षा में जनरल अवेयरनेस में आ सकते हैं। ध्यान रखिएगा। आगे हम बात करते हैं, अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है? ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपके ये क्वेश्चन देखिए सामान्य जागरूकता में हर तरीके के प्रश्न आएंगे, भूगोल के भी प्रश्न हैं, संविधान के भी हैं। तो देखिए संविधान का ही ये क्वेश्चन है कि अनुसूचित जाति जनजाति के संरक्षण के विकास के क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है? आप बताएंगे भारत के राष्ट्रपति। ठीक, इसका आंसर हो गया भारत के राष्ट्रपति। अब मैं आपसे पूछती हूँ कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो आप बताएंगे कि भारत का प्रथम नागरिक अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति होता है। ठीक, अगर हम आपसे पूछे कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देगा, आप बताएंगे उपराष्ट्रपति को। ठीक, अगर उपराष्ट्रपति नहीं है और राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देना है तो वो किसको देगा? तो वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को अपना त्यागपत्र देंगे। भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे। ये आपका हो गया। अब वर्तमान के राष्ट्रपति का नाम अगर आपसे पूछेंगे तो आप बताएंगे कि द्रौपदी मुर्मू भारत की वर्तमान देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति और देश की वर्तमान राष्ट्रपति हैं। ठीक, अब आगे है क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में आसरा योजना लागू की गई थी कब? तो 2013 को आसरा योजना, देखिए 20 अप्रैल 2013 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शहरी क्षेत्रों के अल्पसंख्यक बहुमलिन बस्तियों में कम लागत पर रिहायशी मकान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आसरा योजना की शुरुआत की गई थी। उत्तर प्रदेश की परीक्षा देने जा रहे हैं तो उत्तर प्रदेश की जितनी भी योजनाएं हैं वो सारी योजनाएं आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अब यहाँ पर चर्चा यूपी की गई है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? आप बताएंगे लखनऊ। ठीक, अगर आपसे पूछे कि लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है, आप बताएंगे गोमती नदी के किनारे स्थित है।
ठीक। अब आपसे पूछे आसरा योजना कब लागू की गई थी, आप बताएंगे 2013 को। आपसे पूछे उत्तर प्रदेश के तत्कालीन या वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, आप बताएंगे योगी आदित्यनाथ जी हैं। इससे के अलावा यूपी में लोकसभा सीट अगर आपसे पूछे, आप बताएंगे 80। देखिए आपके क्वेश्चंस, इन्हीं जनरल अवेयरनेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसी के क्वेश्चन जो है कोई भी एक फैक्ट उठाइए तो उससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं, जितने भी तथ्य हैं, उनको आप पढ़ डालिए। ठीक। अब आगे मैं आपको बताती हूँ, उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा के विकास के लिए वैकल्पिक ऊर्जा संस्थान की स्थापना कब की गई। बहुत इंपॉर्टेंट है, 1983 में। वैकल्पिक ऊर्जा का मतलब क्या होता है, पहले आप इसका फैक्ट पढ़िए। उत्तर प्रदेश के ऊर्जा स्रोत विभाग के अधीन एक स्वायत्त शासी संस्था के रूप में वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना 1983 में की गई, जिसके अधीन जनपदीय स्तर पर 55 जनपदों में परियोजना क्रियान्वयन हेतु नेडा के कार्यालय खोले गए हैं। इस संस्थान द्वारा वैकल्पिक ऊर्जा के विभिन्न कार्यक्रमों तथा यथा सोलर कुकर, सोलर वाटर हीटर, सोलर प्रकाश यंत्र, सोलर पावर पेसिंग, सोलर फोटो आदि अपारंपरिक ऊर्जा के दोहन हेतु उपयुक्त तकनीकों के विकास एवं प्रसार के लिए विभिन्न योजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है। देखिए आप पहले ये जानिए कि ऊर्जा के वे स्रोत जो वैकल्पिक में है और वे स्रोत जो अवैकल्पिक रूप में। देखिए ऊर्जा, देखिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा, सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा को हम सौर ऊर्जा कहते हैं। अब देखिए कुछ ऊर्जा के स्रोत ऐसे हैं जो कभी ना समाप्त होने वाले हैं, जिनका भंडार कभी नहीं समाप्त होगा, लेकिन इसके अतिरिक्त कुछ स्रोत ऐसे हैं जिनके जो है अपर्याप्त भंडार है, वो कभी ना कभी भविष्य में, आज से 20 साल बाद, 30 साल बाद या 50 साल बाद उनके भंडार अगर समाप्त हो गए तो वो दोबारा नहीं उपलब्ध हो पाएंगे। जैसे कोयला है, देखिए कोयला अगर एक बार समाप्त हो गया, देखिए कुछ चीज़ें हमें मिल सकती हैं उनका, इसलिए उनके दोहन पर या उनके कार्य पर गवर्नमेंट किसी तरह का कोई जुर्माना या कोई टैक्स नहीं लगाती। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिनका दोहन जो है पर्यावरण के लिए सही नहीं होता है, और जो भविष्य में कभी ना कभी जिसका भंडारण समाप्त हो जाएगा और जो कभी नहीं मिल सकता आगे आने वाली पीढ़ियों की, जिनकी उपयोगिता कभी नहीं दिखेगी, तो उस ऐसी चीज़ों पर गवर्नमेंट द्वारा टैक्स लगाया जाता है, उनके दोहन पर रोक लगाई जाती है। तो ऐसे ही वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना की अगर बात करें तो आप बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में इसकी स्थापना हुई थी 1983 में। ठीक। अब आगे है कि हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा वाईफाई नेटवर्क कहाँ स्थापित हुआ है। तो पटना में, विश्व का, बिहार की राजधानी पटना में दुनिया का सबसे बड़ा वाईफाई नेटवर्क स्थापित किया गया है। इसका कवरेज एरिया लगभग 20 किलोमीटर है। देखिए विश्व का अगर पूछ लिया है तो बिहार के राजधानी पटना में है विश्व का सबसे बड़ा वाईफाई नेटवर्क। वाईफाई क्या होता है, तो देखिए हम लोग जनरली जो मोबाइल यूज़ करते हैं तो हॉटस्पॉट के माध्यम से, लोग कहते हैं ना कि मैंने अपना पर्सनल हॉटस्पॉट ऑन कर दिया, आप अपना वाईफाई ऑन करके हमारे हॉटस्पॉट के माध्यम से अपना मोबाइल कनेक्ट कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आप नेट चला सकते हैं। तो वही वाईफाई नेटवर्क जो है 20 किलोमीटर के रेंज में बिहार की राजधानी पटना में स्थापित किया गया है, जो विश्व का सबसे बड़ा वाईफाई नेटवर्क होगा। ठीक। अब आगे हम बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी किताब सरोजिनी नायडू द्वारा लिखित नहीं है। देखिए नहीं वाला क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। कभी कभी क्वेश्चन इजी होता है, हम नहीं शब्द को नहीं पढ़ते हैं और जल्दी से टिक लगा देते हैं। देखिए ध्यान रखिएगा, द गोल्डन बर्ड जो है वो सरोजिनी नायडू द्वारा लिखी गई पुस्तक नहीं है। इसके अलावा आपको 3 पुस्तकें इनके द्वारा लिखी हुई पता लग जाएंगी। द ब्रोकन विंग, द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द बर्ड ऑफ टाइम, ये जो है पुस्तकें सरोजिनी नायडू द्वारा लिखी गई हैं। जबकि द गोल्डन बर्ड पुस्तक के लेखक जो हैं वो ग्रीम ब्रदर्स हैं। द ब्रोकन विंग नामक शीर्षक से खलील जिब्रान ने भी एक पुस्तक लिखी है। द ब्रोकन विंग, ये जो इनकी पुस्तक है, इससे नामक शीर्षक से खलील जिब्रान ने भी एक पुस्तक लिखी है। अब अगर आपसे पूछूं कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, आप बताएंगे सरोजिनी नायडू। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश की, पूरे भारत की अगर बात करें तो ये उत्तर प्रदेश की ही पहली महिला राज्यपाल थी। फिर अगर आपसे पूछें कि सरोजिनी नायडू जो हैं आप किस अधिवेशन में इन्होंने मतलब इन्हें स्वर कोकिला या भारत कोकिला, या मतलब देखिए कुछ
उपनाम बहुत ज़रूरी हैं। अब उपनाम के साथ साथ हम ये जानना ज़्यादा, जैसे अभी हम लता मंगेशकर की बात करें तो उन्हें स्वर कोकिला कहा जाता था और इनको भारत कोकिला कहा जाता है। तो देखिए इन्होंने कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता भी की थी, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। फिर पहली महिला राज्यपाल का भी दर्जा इन्हीं को मिला है। तो सरोजिनी नायडू जो है माने स्वतंत्रता आंदोलन के साथ साथ इनकी जो भूमिका थी, इसके साथ साथ आप इन्हें भारत कोकिला के रूप में भी जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा, कभी कभी सामान्यता क्वेश्चन पूछ लेता है कि भारत कोकिला या स्वर कोकिला किसको कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा स्वर कोकिला कहते हैं लता मंगेशकर को, भारत कोकिला के नाम से जानी जाती हैं सरोजिनी नायडू, और ये इनकी पुस्तक है। इसको छोड़ करके द ब्रोकन विंग, द गोल्डन थ्रेशोल्ड और द बर्ड ऑफ टाइम इनकी पुस्तक है। ठीक, अब देखिए कि आज की इस वीडियो में मैंने आपको कुछ सामान्य जनरल अवेयरनेस के कुछ क्वेश्चन कराए हैं। ये सभी विषयों से संबंधित हैं, ये पर्टिकुलर किसी एक विषय से, क्योंकि देखिए सामान्य जागरूकता है, जनरल अवेयरनेस आपको किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से क्वेश्चन नहीं पूछता, बल्कि आपके जितने भी सामान्य ज्ञान यानी स्टैटिक जीके से संबंधित होता है, इसके अलावा कुछ अवेयरनेस करंट अफेयर से संबंधित है। तो ये वीडियो उन सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। देखिए पेट में 10 नंबर का ये सामान्य जागरूकता है, इसलिए हम इसे अवॉइड नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा करंट अफेयर के भी पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आगे की वीडियो में आपको वो चीज़ें भी देखने को मिलेंगी। तो आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगा। तो प्लीज़ जो भी व्यूअर्स इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।